साथियों, आज बहुजन क्रांति मोर्चा का जो कार्यक्रम हो रहा है वो वास्तव में 13 जब हम लोग परिवर्तन यात्रा निकाल रहे थे 24 अप्रैल 2018 को, वो परिवर्तन यात्रा 13 मई को औरंगाबाद शहर में आने वाली थी और 13 मई को कार्यक्रम होने वाला था। उस समय यहाँ फसाद हुआ था और इस वजह से उस कार्यक्रम को उस समय हम नहीं ले पाए थे। इसलिए उसी समय हमने ये घोषित किया था कि जो ये कार्यक्रम बचा हुआ है, ये कार्यक्रम उचित समय और शांति का समय जब भी आएगा जरूर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके के हालात में उस कार्यक्रम को लेंगे। आज हम लोगों को मौका मिला है, इसलिए आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि बहुत सारा समय हो गया है, इसलिए मैं बहुत सारी पार्श्वभूमि बताए बगैर कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, जो परिवर्तन यात्रा उस समय हमने निकाली थी, उस समय भी बहुत सारी बातें हमने लोगों को कही। औरंगाबाद शहर में जो खास मैदान है, यहाँ जो कार्यक्रम होने वाला था नहीं हुआ, मगर औरंगाबाद शहर को ही लगा हुआ जो दूसरा एरिया है वहाँ हमारा कार्यक्रम हुआ और उस समय बहुत सारी बातें विस्तार से कही गई थी। सोशल मीडिया में उस बात को हम लोगों ने विस्तार से लोगों तक पहुंचाने का भी काम किया था। उस समय हम लोगों ने ये विस्तार से समझाने का प्रयास किया कि आज की तारीख में देश में जो हालात है, देश में जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां निर्माण होने की एक बहुत बड़ी वजह है। उस वजह को जानना और समझना बहुत जरूरी है। वो सबसे बड़ी वजह क्या है कि आज की तारीख में हमारे देश में ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया गया है और ये ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया गया है। इसको मैं 2-4 मिनट लगाकर आपको समझाना चाहता हूँ कि आज देश में जो 3.5% ब्राह्मण है, जो महाराष्ट्र में 1.5-2% से ज़्यादा नहीं है, उन लोगों की संख्या सारे देश भर में 3.5% है। उन लोगों के नेशनल लेवल पर 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। एक कांग्रेस जो 1885 को स्थापित की गई थी, उसके बाद आज हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी, तीसरी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चौथी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, चौथी और 5वीं है तृणमूल कांग्रेस। ये 5 नेशनल लेवल की पार्टियां चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, उनको रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है और इन्हीं पार्टियों का सारे देश भर में राज है। ये सारी पार्टियां ब्राह्मणों की है और इन्हीं पार्टियों का राज है। और कांग्रेस जाती है तो बीजेपी की सरकार आती है, बीजेपी की सरकार जाती है तो फिर कांग्रेस की सरकार आती है। 99 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 2004 में चुनाव हुआ, कांग्रेस की सरकार आई, 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, 2014 में कांग्रेस की सरकार गई और फिर बीजेपी की सरकार 2014 में आई। तो कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी है। तो एक ब्राह्मण की सरकार जाती है तो दूसरे ब्राह्मण की सरकार आती है। इससे देश में ब्राह्मण राज स्थापित हो गया है। ब्राह्मण राज के स्थापित होने की वजह से देश में सारी समस्याएं पैदा हो रही। किसानों को आत्महत्या करना पड़ रहा है,
आज़ादी मिलने के 71 ईयर के बाद किसानों को आत्महत्या करना पड़ रहा है और उसका कोई समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि एक ब्राह्मण की सरकार जाती है तो दूसरी आती है, दूसरी सरकार जाती है तो फिर पहली आती है। तो किसानों को आत्महत्या करने के अलावा विकल्प क्या है? वो विकल्प है नहीं। इसका मतलब ये है कि किसानों को आत्महत्या करना पड़ रहा है। ज्योतिराव फुले कहा करते थे, सेठ जी और भट्ट जी ये किसानों के दो दुश्मन हैं। अगर हम 14 अगस्त 47 के पहले की बात ले लो तो गांधी जी सेठ जी वर्ग से संबंधित थे, तो उन लोगों ने उसको महात्मा बना दिया। और जो भट्ट जी थे, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हो गया। किसानों के जो दो दुश्मन थे वो देश को चलाने वाले हो गए। तो किसानों के सामने आत्महत्या करने के अलावा क्या विकल्प है? ज्योतिराव फुले की विचारधारा के आधार पर अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसानों के जो दुश्मन है वो देश के चलाने वाले हुक्मरान है। तो उनके सामने आत्महत्या करने के अलावा, सामूहिक आत्महत्या करने के अलावा, और आत्महत्या का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये जो बात है, ये बात इसके साथ रिलेटेड है, संबंधित है कि देश में ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया गया है और ब्राह्मण राज जो है उसने लोकतंत्र को भी समाप्त कर दिया है और लोकतंत्र की जगह ब्राह्मण तंत्र स्थापित कर दिया है। तो ये जो ब्राह्मण तंत्र है जिसमें सारी की सारी व्यवस्था पर, चाहे वो संसद हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो मीडिया हो, ये जो लोकतंत्र के 4 पिलर है, चारों के चारों पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा है। और इस तरह से ये लोकतंत्र आज की तारीख में लोकतंत्र नहीं रहा है, ब्राह्मण तंत्र में रूपांतरित हो गया है। इसका परिणाम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो मूल निवासी बहुजन समाज है उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार के अलावा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी कुछ दिन पहले 2 अप्रैल को जो सारे देश भर में SC और ST के लोगों पर एट्रोसिटीज होती थी, उसके विरोध में भारत बंद का ऐलान हुआ। और जिस जज ने यह फैसला दिया था उस जज को उसी केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उसको हरित न्यायाधिकरण का चेयरमैन बना दिया। जिसने ये अनुसूचित जाति और जनजाति के विरोध में फैसला दिया, उसी जज को उस हरित न्यायाधिकरण का चेयरमैन बना दिया, उसको बख्शिश दे दिया गया। ये इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, ये इस बात का सबूत है कि ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया गया है और वो ब्राह्मण राज प्रत्येक क्षण में हमारे विरोध में काम कर रहा है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर जो एट्रोसिटीज होती है उसके लिए तो कम से कम कानून बनाया गया है, एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया है। मगर नॉमिनिक ट्राइब के जो लोग हैं उनके ऊपर एट्रोसिटीज होती है, सारे देश भर में होती है। उनको प्रोटेक्ट करने वाला 71 ईयर हो गए मगर आज तक कोई कानून नहीं बनाया गया। कानून ना बनाने की वजह से उनके साथ किसी प्रकार का न्याय होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं, क्योंकि उनके ऊपर होने वाला जो अन्याय है, अन्याय करने वाले लोगों को कानून ना होने की वजह से जो रोका जाना चाहिए
या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई करने के लिए किसी प्रकार का कोई कानून उपलब्ध नहीं है। दूसरी एक और बात बताई जा सकती है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल कास्ट को अनटचेबिलिटी के आधार पर जो एट्रोसिटीज होती है, आदिवासियों को जंगलों में रहने के आधार पर जो पूर्वाग्रह विकसित हुए हैं, उसके आधार पर एट्रोसिटीज होती है, इसके लिए उन लोगों को एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट का प्रोटेक्शन दिया गया है। मगर जो ओबीसी के लोग हैं, जिनको जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, एससी और एसटी को तो अनटचेबिलिटी और सेग्रीगेशन के आधार पर प्रोटेक्शन दिया गया, मगर ओबीसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है। उस भेदभाव से प्रोटेक्शन करने वाला कोई भी कानून उपलब्ध नहीं। जैसा कानून एससी और एसटी के लिए उपलब्ध है, वो अनटचेबिलिटी के आधार पर और आदिवासियों के सेग्रीगेशन के आधार पर है। मगर ओबीसी के साथ जो भेदभाव होता है, वो भेदभाव जाति के आधार पर होता है, कास्ट के आधार पर होता है। जो अनटचेबल लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनके साथ कास्ट के बजाय अनटचेबिलिटी के आधार पर भेदभाव होता है। तो ओबीसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है। उसका एक सबूत मैं आपको देना चाहता हूं कि देश में जानवरों की गिनती होती है, मगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होती है। ये इस बात का सबूत है कि जाति के आधार पर ओबीसी के साथ में भेदभाव होता है। आजादी हासिल करके 71 ईयर हो गए, मगर ओबीसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है। जिस जाति के आधार पर भेदभाव होता है, उस जाति से प्रोटेक्शन देने के लिए, भेदभाव से प्रोटेक्शन देने के लिए ओबीसी के लिए किसी प्रकार का कोई कानून उपलब्ध नहीं है। अगर कानून उपलब्ध नहीं है तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये ब्राह्मण राज की, जो ब्राह्मण राज देश में स्थापित कर दिया गया है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। अभी महाराष्ट्र में मराठा जाति के लोगों के द्वारा आरक्षण के लिए आंदोलन चल रहा है और फडणवीस सरकार ने उनको आश्वासन दिया था कि 100 दिन के अंदर अंदर उनके साथ न्याय किया जाएगा। मगर अब 2019 में दोबारा विधानसभा का चुनाव होगा। लगभग साल भर रह गया है चुनाव के लिए, 4 साल पूरे हो गए हैं और मराठा जाति के लोगों को 100 दिन में न्याय करने का वादा किया गया था। वो न्याय का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। मराठा समाज के लोगों में ये भावना बहुत दिनों तक बहुत बड़े पैमाने पर ये स्थापित की गई थी कि मराठा समाज जो है, मराठा जाति के जो लोग हैं, वो महाराष्ट्र के शास्ता वर्ग के लोग हैं, शासक वर्ग के लोग हैं। अगर मराठा जाति के लोग शासक वर्ग के लोग थे तो फिर उन लोगों को रिजर्वेशन की मांग करने की जरूरत क्यों पड़ी? मराठा ही मुख्यमंत्री है और मराठा के ही लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। दोनों बातें एक साथ होनी नहीं चाहिए, मगर हो रही है। आज की तारीख में फडणवीस ब्राह्मण महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, मगर ये मांग फडणवीस के समय से नहीं है। जब मराठा मुख्यमंत्री थे, आज से 10 साल से ये मांग चल रही है। तो महाराष्ट्र में मराठा जाति के लोगों में ये भावना पैदा की गई थी कि मराठा जाति के लोग महाराष्ट्र के शास्ता वर्ग के लोग हैं, शासक वर्ग के लोग हैं। अगर वो शासक वर्ग के लोग थे तो फिर वो रिजर्वेशन की मांग क्यों कर रहे हैं?
और अगर वो रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं तो फिर वो शास्ता वर्ग नहीं हो सकते। मराठा जाति के लोग अगर आज के तारीख में रिजर्वेशन मांग रहे हैं तो ये सच्चाई आखिरकार सामने आ गई कि मराठा जाति के लोग महाराष्ट्र का शास्ता वर्ग नहीं है। उनके अंदर बहुत सालों तक ये भ्रम पैदा किया गया था कि वो शास्ता वर्ग के लोग हैं। इसी भ्रम में वो बहुत सालों तक चुप रहे और उनके साथ अन्याय होता रहा। आज मराठा जाति के लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं और उसके लिए काका साहब शिंदे को जल समाधि लेनी पड़ी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर मराठा जाति के नौजवानों में असंतोष है। और ये मांग पूरी नहीं हो रही है तो मैं ऐसे मानता हूं कि इसका मौलिक कारण ये है कि देश में ब्राह्मण राज कायम है, इस वजह से ये पूरी नहीं हो रही। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो मीडिया के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा ये प्रोपेगेंडा किया गया या किया जा रहा है कि आर्थिक आधार पर मराठा जाति के लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो लोग आरक्षण के विरोधी है वही लोग आर्थिक आधार की बात करते हैं। जब वो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात करते हैं तो समझ जाना चाहिए कि वो आरक्षण का समर्थन नहीं, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग आरक्षण का विरोध करना चाहते हैं उनको ऐसा लगता है कि 2019 में लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव है और 32% मराठा जाति के लोगों की संख्या है। यदि उन लोगों को हम आरक्षण के नाम पर विरोध करते हैं तो फिर चुनाव में हम लोग कामयाब नहीं हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसलिए वो आरक्षण के बारे में आरक्षण देना भी नहीं चाहते हैं और आरक्षण का विरोध करते हुए दिखाई भी देना नहीं चाहते हैं। दोनों बातें एक साथ करना चाहते हैं। तो दोनों बातें एक साथ करने के लिए उन्होंने तरीका ढूंढ लिया कि आरक्षण क्या, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। जो आरक्षण के विरोधी है वो लोग आर्थिक आधार की बात करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। बाकायदा राजस्थान के केस में इस तरह का फैसला दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता तो जो लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, मीडिया में चर्चा चला रहे हैं, वो लोग वास्तव में मराठा जाति के लोगों को आरक्षण देना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का विरोध किया है तो फिर सवाल खड़ा होता है कि मराठा जाति के लोगों को आरक्षण किस आधार पर दिया जा सकता है। हम वर्ण व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक ब्राह्मणों ने क्यों नहीं किया। तो उनका कहना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज कुणबी हैं और कुणबी वर्ण व्यवस्था में शूद्र जाति के हैं और शूद्र जाति के होने की वजह से उनको राजा बनने का अधिकार नहीं है, इसलिए उनका राज्याभिषेक ब्राह्मणों ने करने से इनकार किया था। जो कुणबी जाति के लोग थे बाद के समय में उनको ही मराठा कहा गया। ये ऐतिहासिक बात है, हिस्टोरिकल बात है और इसके सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस उपलब्ध है, डॉक्यूमेंट्री उपलब्ध है, वो सारे एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम इस बात को आधार बनाकर विश्लेषण करने की कोशिश करें तो हमको ये बात दिखाई देती है, ये बात समझ में आती है कि यदि वर्ण व्यवस्था में महाराष्ट्र के मराठा जाति के लोग ब्राह्मण धर्म के अनुसार अगर शूद्र है तो निश्चित रूप से सारा का सारा जो ओबीसी समाज है वो वर्ण व्यवस्था में शूद्र जाति से संबंधित है।
ब्राह्मण धर्म के अनुसार शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लोग तो अछूत है, शूद्र से भी नीचे है। यानी जो शेड्यूल कास्ट है वो छूने के लायक नहीं है, शूद्र तो कम से कम छूने के लायक माने जाते हैं। मगर वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र जाति के लोग हैं उन्हीं लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है। ओबीसी के लोगों को, जो आज ओबीसी कहा जाता है वर्ण व्यवस्था में, वही लोग ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र है। अगर मराठा जाति के लोगों की मूल जाति अगर कुणबी थी और उनको ही अगर मराठा कहा जाता है, जिसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस उपलब्ध है, तो उनको अगर आरक्षण दिया जा सकता है तो 1952 में जो कालेलकर कमीशन बना था, उस कालेलकर कमीशन में कुणबी जाति के आगे मराठा शब्द लिखा हुआ है। कुणबी भी है, मराठा भी है, एक ही लाइन में दोनों को रखा गया है। अगर आप कालेलकर कमीशन का रिटर्न रिपोर्ट देख लो तो दस्तावेजी सबूत है कि कुणबी और मराठा समान जाति के लोग हैं। ऐसा कालेलकर कमीशन जो 1952 में बनाया गया था उसके रिकॉर्ड में अवेलेबल है। यह बात मैंने खुद, वो जो कमीशन का रिपोर्ट है, जस्टिस सावंत जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हुए, उनको हमने दिखाया। जब हमने दिखाया तो उनको भी मालूम नहीं था कि कालेलकर कमीशन में इस तरह का रिकमेंडेशन किया गया है। तो मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो एग्जाम्पल देकर ये बातें बता रहा हूं कि यदि मराठा जाति के लोगों को आरक्षण चाहिए तो मैं ऐसा मानता हूं कि देने का एक तरीका डेवलप किया जा सकता है। संविधान में संशोधन करने की बातें सामने आ रही है। मैं भी ऐसा मानता हूं कि मराठा को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत होगी, मगर संविधान में आर्थिक आधार पर संशोधन करने के आधार पर आरक्षण देने का मामला अगर किया जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और फिर वो रद्द हो सकता है। इसलिए इसको दूसरा एक तरीका है जिसके आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। वो तरीका ये है कि यदि मध्यवर्ती जातियों का जो मिडिल कास्ट है, जिसमें महाराष्ट्र का मराठा, गुजरात का लेवा कड़वा पटेल और नॉर्थ इंडिया के जाट और आंध्र प्रदेश के कम्मा और केरला के नायर और आंध्रा के और रेड्डी और इसी तरह के जो लोग हैं सारे देश भर में, जिनको मध्यवर्ती जातियां कहा जाता है, सारे देश की मध्यवर्ती जातियों की एक अलग अनुसूची बनाई जा सकती है। अगर सरकार चाहे तो उन लोगों को मध्यवर्ती जातियों के नाम पर आरक्षण दिया जा सकता है, मगर उसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा और संविधान में संशोधन करके एक नई अनुसूची बनाई जा सकती है। उसका नाम मध्यवर्ती जातियां कहा जा सकता है, मध्यवर्ती बैकवर्ड जातियां, मिडल बैकवर्ड कास्ट कहा जा सकता है, मध्यवर्ती बैकवर्ड जातियां कहा जा सकता है। उसके आधार पर उन लोगों को आरक्षण दिया जा सकता है। मैं ये इसलिए भी बताना चाहता हूं क्योंकि ये जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रशासन में, क्योंकि लोकतंत्र का प्रशासन एक महत्वपूर्ण अंग है। मंत्रियों को पॉलिसी फ्रेमिंग करने के लिए जो सलाह देता है, वो सलाह देने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो प्रशासनिक अधिकारियों का वर्ग है जिस पर ब्राह्मणों का नियंत्रण है। उसमें मध्यवर्ती जाति के लोगों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं दिया गया है। अगर उनको प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं दिया गया है तो संविधान में ये लिखा हुआ है, those who are not adequately represented। संविधान में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? संविधान में लिखा है जिन लोगों को प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र में
जितना प्रतिनिधित्व शेड्यूल कास्ट के लोगों को है, आईएएस अधिकारियों में, आईपीएस अधिकारियों में, उतना मराठा लोगों को नहीं है। और अगर ये बात है तो इसका मतलब है भारत के संविधान में लिखा हुआ है, दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, जिनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ये तो संविधान में व्यवस्था है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसे लोगों को, ऐसे जातियों को रिजर्वेशन देकर पर्याप्त प्रतिनिधित्व, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है, मगर देने का अधिकार ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। देने का अधिकार ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। ब्राह्मण अपने अधिकार में कटौती करके महाराष्ट्र के मराठा, गुजरात के लेवा कड़वा पटेल और नॉर्थ इंडिया के जाट, आंध्र प्रदेश के कम्मा और रेड्डी या केरला के नायर, सारे देश भर में ऐसी मध्यवर्ती जातियां हैं जिनको 1952 में बैकवर्ड घोषित किया गया था, उनको बाद के समय में मध्यवर्ती जातियों में एलिवेट कर दिया गया है और इस आधार पर उनको रिजर्वेशन से वंचित कर दिया गया है कि ये राज्यों के प्रशासन का नियंत्रण उनके मुख्यमंत्री होने की वजह से उनके नियंत्रण में है। मगर मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री मराठा जाति के होते हैं, उसको नॉमिनेट करने का काम दिल्ली में बैठे हुए ब्राह्मण करते हैं। तो महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री मराठा जाति का आदमी होता है, वो आदमी ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। एंड दोज हु नॉमिनेट, जो नॉमिनेट करता है वो ब्राह्मण है और जिसको नॉमिनेट किया जाता है वो मराठा है। तो मराठा को नॉमिनेट करने वाला अगर ब्राह्मण है तो वास्तविक सत्ता मराठा के नियंत्रण में नहीं होती है, वास्तविक सत्ता ब्राह्मण के ही नियंत्रण में होती है। जो मुख्यमंत्री मराठा जाति का बनाया जाता है वो मराठा जाति को आरक्षण देने का फैसला नहीं करता, क्योंकि वास्तविक सत्ता उस मराठा मुख्यमंत्री के नियंत्रण में नहीं है। वास्तविक सत्ता जो दिल्ली में बैठा हुआ ब्राह्मण है उसने उसको मुख्यमंत्री बनाया, इस वजह से वास्तविक सत्ता दिल्ली के ब्राह्मण के नियंत्रण में है। मराठा दिखाने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। जैसे नरेंद्र मोदी ओबीसी है, ब्राह्मणों ने एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया, मगर वो प्रधानमंत्री जो ओबीसी का है, ओबीसी की जाति आधारित गिनती के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है। ब्राह्मणों ने एक ओबीसी आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, उसने फैसला लिया कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होनी चाहिए। ओबीसी का ही आदमी ओबीसी के विरोध में फैसला करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वास्तविक सत्ता ओबीसी नरेंद्र मोदी के नियंत्रण में नहीं है, वास्तविक सत्ता ब्राह्मण के नियंत्रण में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, नॉट रियल प्राइम मिनिस्टर। ये ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। इसलिए ओबीसी के बच्चों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप दी जाती थी। नरेंद्र मोदी ओबीसी प्रधानमंत्री बना तब से रद्द हो गया। ब्राह्मण प्रधानमंत्री था, ओबीसी को वजीफा मिलता था, स्कॉलरशिप मिलती थी। ओबीसी प्रधानमंत्री हो गया, उसने रद्द कर दिया। ब्राह्मण प्रधानमंत्री था, स्कॉलरशिप मिलती थी। ओबीसी प्रधानमंत्री हो गया, उसने रद्द कर दिया। तो ये जो ओबीसी प्रधानमंत्री हो गया या ओबीसी को प्रधानमंत्री बना दिया, तो वो ओबीसी ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। जैसे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड होता था और वो मराठा जाति को आरक्षण देने का फैसला नहीं करता था, क्योंकि वो ब्राह्मण के विरोध में जाकर फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि सत्ता उसके पास नहीं है, वास्तविक सत्ता ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। ओबीसी के लिए नरेंद्र मोदी ने एक नए पैसे का बजट नहीं दिया। नरेंद्र मोदी बार बार विकास की बात करता है,
मगर बगैर पैसे से किसी का विकास नहीं करवाया जा सकता। अगर बगैर पैसे से विकास नहीं करवाया जा सकता तो फिर नरेंद्र मोदी ओबीसी का होने के बावजूद भी ओबीसी के लिए बजट प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वास्तविक सत्ता ओबीसी के नियंत्रण में नहीं है, वास्तविक सत्ता ब्राह्मण के नियंत्रण में है। ब्राह्मण राज ब्राह्मणों ने स्थापित किया है। तो आप बोलेंगे कि यदि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह जो सिख था, गैर ब्राह्मण था, उसको प्रधानमंत्री बनाया और बीजेपी ने एक ओबीसी को, गैर ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाया, दोनों ब्राह्मण पार्टियों ने गैर ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाया, मगर नॉमिनेट करने वाली जो पार्टियां है, नॉमिनेट करने वाले जो लोग हैं वो ब्राह्मण है। इसलिए मनमोहन सिंह ने भी जातीय आधारित गिनती होने नहीं दिया और नरेंद्र मोदी भी जातीय आधारित गिनती नहीं होने दे रहा है। क्यों? क्योंकि वास्तविक सत्ता उनके नियंत्रण में नहीं है। वास्तविक सत्ता ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, ब्राह्मण राज उन्होंने स्थापित कर दिया है। इसलिए किसी को भी ब्राह्मण राज के विरोध में जाकर फैसला करने की हिम्मत औकात नहीं है। हमको लगता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और है भी और दिखाई भी देता है प्रधानमंत्री है, तो फिर ब्राह्मण लोग ब्राह्मण प्रधानमंत्री बनाने के बजाय एक गैर ब्राह्मण को प्रधानमंत्री क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ओबीसी है, उनकी संख्या 52% है। चुनाव जीतने के लिए ज़्यादा संख्या होना जरूरी है। ब्राह्मण की संख्या 3.5% है। 3.5% से ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुन सकते, सरपंच बनाने का तो सवाल ही नहीं है। जो ब्राह्मण अपने वोटों के आधार पर सरपंच नहीं बना सकता, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? इसलिए चुनाव जीतने के लिए ब्राह्मणों को, जिनकी संख्या ज्यादा है, उनको सामने करना पड़ता है। इसलिए चेहरा वो ओबीसी का इस्तेमाल करते हैं, गैर ब्राह्मण का इस्तेमाल करते हैं, ताकि बहुसंख्यक लोगों का वोट हासिल किया जा सके। ये बात हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ये वजह है कि पिछले 50 साल से धनगर लोगों को आरक्षण देते हैं ऐसा कहते रहे, दिया नहीं। एससी और एसटी हम लोगों को आरक्षण दिया, अमल नहीं किया। मैं लोगों को बहुत बार बार समझाता हूं, अरे हमको आरक्षण दिया मगर अमल नहीं कर रहे। तुमको तो दिया ही नहीं तो देने कहां से माने? हमको तो दिया, वो अमल नहीं कर रहे, तो तुमको देने वाले कहां से? तुमको देने वाले नहीं है। हमको दिया, वो अमल नहीं किया, तो तुमको कहां से देंगे? बल्कि तुमको विरोध भी नहीं करेंगे, नहीं देंगे ऐसा भी नहीं करेंगे। फडणवीस ने कभी कहा मराठा लोगों को कि नहीं देंगे? कभी भी नहीं कहा। वो यही बोलता, नहीं आम्ही तुमची लढाई लढू, कोर्टामध्ये लढू, सुप्रीम कोर्टामध्ये लढू, मोठ्यातले मोठे वकील लावू, आमच्या हातामध्ये निर्णय नाही, निर्णय हायकोर्टाच्या हातामध्ये आहे, सुप्रीम कोर्टाच्या हातामध्ये आहे। अरे पण त्यांच्या नियंत्रण, त्या ठिकाणी कोण बसलेले आहेत? त्या ठिकाणी ब्राह्मण बसलेले आहेत, हायकोर्टात, सुप्रीम कोर्टामध्ये। म्हणजे प्रत्येक व्यवस्थेमध्ये त्या लोकांचे प्रतिनिधी बसलेले आहेत आणि ते लोक या लोकांच्या विरोधामध्ये निर्णय घेण्यासाठी त्या ठिकाणी बसवलेले आहेत। तेव्हा हे लोक विरोध करत नाहीत पण देतही नाहीत, विरोधही करत नाहीत आणि देतही नाहीत। का देत नाहीत? कारण त्यांना द्यायचं नाही। विरोध का करत नाहीत? कारण विरोध केला तर निवडणुकीमध्ये मतं मिळत नाहीत। मराठ्यांनी जर मतं दिले नाहीत बीजेपीला तर ते प्रत्येक मतदारसंघामध्ये निवडणुका हरल्याशिवाय राहणार नाहीत। म्हणून विरोधही करत नाहीत आणि देत नाही असंही म्हणत नाही। देतो म्हणतात, धनगराला कधीच म्हणत नाही देत नाही म्हणून, देतो म्हणतात पण देतच नाही। आणि मराठ्यांना सुद्धा देतो म्हणतात
पण जसं धनगरांना त्यांनी दिलं नाही तसंच मराठ्यांना देतो म्हणत राहणार, देणार नाही. तेव्हा त्यासाठी जोपर्यंत ब्राह्मण राज भारतामध्ये कायम राहणार आहे तोपर्यंत न्याय मिळण्याची शक्यता नाही. तेव्हा ब्राह्मण राज्य संपवण्यासाठी काम केल्याशिवाय यामधून तुम्हाला या प्रश्नाचं समाधान घडवून आणता येणार नाही. मग या प्रश्नाचं समाधान घडवून आणण्यासाठी निश्चितपणे ब्राह्मण राज्य संपवल्याशिवाय कुणालाही शेड्यूल कास्टचे लोक असू द्या, शेड्यूल ट्राईबचे आदिवासी असू द्या, आदिवासींच्या संबंधामध्ये एक मुद्दा तुम्हाला सांगतो की आदिवासी ज्या भागामध्ये ज्या एरियामध्ये राहतात त्या भागामध्ये 83 प्रकारचे जमिनीच्या आतमध्ये राहणारी धनसंपदा उपलब्ध होते. ते सोनं आहे, चांदी आहे, जस्त आहे, असे 83 प्रकारचे धातू जमिनीच्या आतमध्ये मिळतात ज्या ठिकाणी आदिवासी राहतात. आणि त्यांची किंमत आजच्या तारखेच्या 15 वर्षापूर्वी 11,000 लाख करोड होती. आता तुम्ही जर याची मोजणी केली 11,000 लाख करोड तर तो डोक्याला हात मारल्याशिवाय काही मार्ग नाही. किती का आकडा आहे काय त्याचा अंदाज नाही. प्रत्येक आदिवासी माणसाला रॉयल्टी म्हणून जरी पैसा दिला तर प्रत्येक आदिवासी माणूस करोडपती झाल्याशिवाय राहणार नाही. घटनेमध्ये असं लिहिलेलं आहे की आदिवासींची जमीन कुणालाही खरेदी करता येत नाही. कुठलाही गैर माणूस, गैर आदिवासी माणूस ही आदिवासींची जमीन खरेदी करू शकत नाही. भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार सुद्धा ती जमीन खरेदी करू शकत नाही. अशा पद्धतीचं घटनात्मक संरक्षण आदिवासींच्या लोकांना बहाल करण्यात आलेलं आहे. मग अशा परिस्थितीमध्ये त्या जमिनीच्या आत 11,000 लाख करोड एवढी जी धनसंपदा आहे, जी किंमत आहे ती 15 वर्षाच्या पूर्वीची आहे. म्हणजे आता ती किंमत किती झाली असेल त्याची काही अंदाज नाही. ती जमीन दुसऱ्या लोकांना खरेदी करता येत नाही. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला खरेदी करता येत नाही. मग ती धनसंपदा भारत सरकारमध्ये जे ब्राह्मण राज्य स्थापित करण्यात आलेलं आहे त्यांनी अमेरिका आणि युरोपच्या देशामधील भांडवलदार लोकांबरोबर गुप्त समझोते केलेले आहेत. ह्या गुप्त समझोत्याच्या अनुसार भारताचं राज्य ज्या ब्राह्मणांच्या नियंत्रणामध्ये आहे त्यांनी तो गुप्त करार असा केलेला आहे की आम्ही तुम्हाला आदिवासींच्या भागामध्ये जे गुप्त धन जमिनीच्या खाली उपलब्ध आहे ते तुम्हाला आम्ही देऊ. पण ते कायद्यानं देता येत नाही. जमिनी खरेदी करता येत नाही. म्हणून आदिवासींच्या घरामध्ये रात्री 2 वाजता सरकार पोलीस यंत्रणेला घुसवते आणि त्यांना म्हणते तुम्ही नक्सलाईट आहात. आणि मग त्यांना त्यांच्या घरामधून पळवून लावलं जाते आणि ते गाव खाली होते. त्या गावाच्या आसपास असणाऱ्या संपूर्ण जमिनीवर हे लोक कब्जा करतात. आणि अशा पद्धतीने त्या आदिवासी लोकांना नक्सलाईट घोषित करून त्यांच्या सर्व जमिनीवर कब्जा केला जातो. ही बाब सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा मान्य केलेली आहे. हा प्रश्न लॉ अँड ऑर्डरचा प्रश्न नसून हा सोशिओ इकॉनॉमिक प्रश्न आहे. हा सामाजिक आर्थिक प्रश्न आहे. ज्याला भारत सरकार लॉ अँड ऑर्डरचा प्रश्न म्हणतो तो लॉ अँड ऑर्डरचा प्रश्न नसून सोशिओ इकॉनॉमिक आहे, सामाजिक आर्थिक प्रश्न आहे. म्हणजे आदिवासी सामाजिक दृष्ट्या बॅकवर्ड्स आहेत आणि त्यांच्या जमिनी ह्या आर्थिक दृष्ट्या जमिनीमध्ये धनसंपदा जास्त असल्यामुळे तो त्या दृष्टीने आर्थिक प्रश्न आहे. त्यामुळे सामाजिक आर्थिक प्रश्न आहे. आदिवासींचा हा प्रश्न लॉ अँड ऑर्डरचा, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न आहे.
असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने छत्तीसगड गव्हर्नमेंटच्या रेफरन्समध्ये दिलेला आहे. मग असा जर निर्णय दिला असेल तर या निर्णयाच्या आधारावर आपल्याला असं म्हणता येऊ शकते की सुप्रीम कोर्ट सुद्धा असं मानते. परंतु ते सर्व होत असताना सुद्धा आदिवासींच्या विरोधामध्ये या देशामध्ये अनेक पद्धतीच्या कारवाया करून त्यांना नक्सलाईट घोषित करून त्यांच्या जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा करण्यात येतो. मी जेव्हा परिवर्तन यात्रा नागपूरवरून एप्रिल महिन्यामध्ये काढली आणि नागपूरवरून भंडाऱ्यावरून चंद्रपूरवरून गडचिरोली भागामध्ये मी जेव्हा गेलो त्यावेळेस 39 आदिवासींना गोळ्या घालून मारण्यात आल्या आणि पेपरामध्ये बातम्या होत्या 13 आदिवासी नक्षलवादी आहेत. 13 आदिवासी जर नक्षलवादी आहेत तर 39 आदिवासी कसे मारले? म्हणजे 26 आदिवासी निर्दोष आहेत. थोड्या वेळ करता असं मान्य करू ठीक आहे 13 आदिवासी नक्षलवादी आहेत. मग 39 आदिवासी मारलेत तर म्हणजे 26 आदिवासी हे नक्षलवादी नाही आहेत, म्हणजे निर्दोष आहेत. मग त्यांना गोळ्या घालून कसं काय मारलं? कुठल्याही पोलीस यंत्रणेला पोलिसांना जास्तीत जास्त अधिकार कुठले आहेत? भारतीय घटनेनुसार कुठले अधिकार आहेत पोलिसांना अधिकार आहेत की जर एखादा माणूस अपराधी असेल तर त्यांच्यावर पोलिसांना FIR दाखल करता येतो. म्हणजे काय अधिकार आहेत पोलिसांचे, काय नाही आहेत ते थोडक्यात सांगतो. त्यांना जास्तीत जास्त तुम्ही FIR दाखल करू शकता, त्यांना तुम्ही आरोपी म्हणू शकता, त्या आरोपाच्या संबंधामध्ये पुरावे गोळा करणे हा अधिकार पोलिसांना आहे. मग ते पुरावे न्यायालयामध्ये उपस्थित करू शकतात आणि न्यायालयामध्ये जे आरोपी आहेत त्या आरोपीच्या विरोधामध्ये गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पोलीस लढाई लढू शकतात वकिलांच्या मार्फत. आणि मग कोर्टाने जर त्यांना अपराधी घोषित केलं तर दंड देण्याचा, सजा देण्याचा अधिकार हा कोर्टाला आहे. पोलिसांना कोणत्याही कायद्यामध्ये दंड देण्याचा अधिकार नाही, सजा देण्याचा अधिकार नाही. म्हणजे 39 पैकी 26 आदिवासींना गोळ्या घालून मारलं म्हणजे याचा अर्थ FIR नाही, आरोप नाही, पुरावा नाही, डायरेक्ट गोळ्या. हा अधिकार नाही ना पोलिसांकडे. पोलिसांना जास्तीत जास्त FIR दाखल करणे, त्यांच्या विरोधामध्ये पुरावे गोळा करणे, पुरावे कोर्टामध्ये सादर करणे आणि पुराव्याच्या आधारावर जर आरोपी गुन्हेगार असेल तर त्यांना सिद्ध करणे एवढा अधिकार त्यांच्याकडे आहे. डायरेक्ट पोलिसांना कोणत्याही आरोपी असणाऱ्या माणसाला गोळा घालण्याचा अधिकार नाही. दंड देणे, सजा देण्याचा अधिकार हा फक्त कोर्टाला आहे. भारतीय घटनेनुसार जगामध्ये कुठल्याही पोलिसांना अधिकार नाही, भारतातच नाही जगामध्ये. परंतु 39 आदिवासींना गोळ्या घालून मारण्यात आलं, त्यापैकी 13 आदिवासी नक्षलवादी होते असं म्हटलं जाते. मग 26 आदिवासी निर्दोष होते असं सिद्ध होते. निर्दोष आदिवासींना गोळ्या घालण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही. मग पोलिसांनी जर निर्दोष आदिवासींना गोळ्या घातल्या तर त्या पोलिसांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. पोलिसांवर सुद्धा सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. आजच्या 2 दिवसापूर्वी कस्टडीमध्ये काही लोक मारले गेले. जेव्हा कस्टडीमध्ये मारले गेलेत म्हणून पोलिसांच्या विरोधामध्ये केसेस दाखल करण्यात आल्या, त्या पोलिसांना फाशीची सजा देण्यात आली. तुम्ही 2 दिवसापूर्वीची बातमी जर वाचली असाल, पोलिसांना फाशीची सजा देण्यात आली. पोलिसांना हा अधिकार देण्यात आलेला नाहीये की कुठल्या आरोपीला गोळ्या घालून मारणे किंवा कस्टडीमध्ये जास्तीत जास्त तुम्हाला इन्क्वायरी करण्यासाठी तुम्हाला कस्टडी मिळते. पोलिसांना कस्टडी जी आहे ती इन्क्वायरी करण्यासाठी मिळते आणि इन्क्वायरीमध्ये कुठलेही अनुचित प्रकाराचा वापर करण्याचा कायदेशीर अधिकार त्यांना नाही. त्यामुळे मानव अधिकाराचं उल्लंघन होते ही बाब आपण लक्षात ठेवली पाहिजे. थोडक्यामध्ये मी तुम्हाला असं सांगू इच्छितो की शेड्यूल कास्टचे लोक असू द्यात, शेड्यूल ट्राईबचे लोक असू द्यात, OBCचे लोक असू द्यात,
कुणबी मराठा लोक असू द्यात, मायनॉरिटीचा मुद्दा घ्या. मॉब लिंचिंगच्या नावाखाली मुसलमानांना धरलं जाते, ख्रिश्चनांना मारलं जाते आणि मॉब म्हणजे भीड, हिंसक समूह हा लोकांना पकडतो आणि स्वतःच एफआयआर, स्वतःच आरोप, स्वतःच जज आणि स्वतःच निर्णय आणि स्वतःच फाशीची सजा, स्वतःच मृत्यूदंड. हा काय चाललंय देशामध्ये? देशामध्ये कायद्याचं राज्य अस्तित्वात आहे की नाही? जेव्हापासून बीजेपीचं राज्य आलं तेव्हापासून कायद्याचं राज्य भारतामध्ये अस्तित्वात आहे किंवा नाही आहे, अशी एक परिस्थिती देशामध्ये निर्माण झालेली आहे. तेव्हा ह्या परिस्थितीला आपल्याला बदलवण्याची आवश्यकता आहे. तेव्हा या परिस्थितीमध्ये आपल्याला कुठल्या पद्धतीने बदल घडवता येऊ शकेल यासाठी आपल्याला काही विचार केला पाहिजे. तो मुद्दा सांगून मी माझं म्हणणं संपवण्याचा प्रयत्न करतो. परिवर्तन यात्रेमध्ये मी या संबंधामध्ये विस्तारामध्ये काही बाबी मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. मी पुन्हा तो मुद्दा मांडून संपवण्याचा प्रयत्न करतो. या देशामध्ये शेड्यूल कास्टच्या लोकांवर अन्याय होतो, शेड्यूल ट्राईबच्या लोकांवर अन्याय होतो, ओबीसीच्या लोकांवर अन्याय होतो, कुणबी मराठ्यांवर अन्याय होत आहे. मायनॉरिटीमध्ये मुस्लिम, शीख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत ह्या लोकांवर अन्याय होत आहे. सर्वच लोकांवर अन्याय होत आहे आणि सर्वच लोकांवर अन्याय होत आहे आणि सर्वच लोक लढत आहेत. आपल्याला असं दिसते सर्वच लोक अन्यायाच्या विरोधामध्ये लढत आहेत. मग सर्वच लोक लढत आहेत तर मग ह्या लोकांना न्याय का नाही मिळत? त्याचं कारण असं आहे, ते सर्वचे सर्व लोक एकट्यामध्ये लढत आहेत. शेड्यूल कास्टचे लोक वेगळे लढत आहेत, शेड्यूल ट्राईबचे लोक वेगळे लढत आहेत, ओबीसीचे लोक वेगळे लढत आहेत, कुणबी मराठ्यांचे लोक वेगळे लढत आहेत, मुसलमान लोक वेगळे लढत आहेत, शीख वेगळे लढत आहेत, बुद्धिस्ट वेगळे लढत आहेत, लिंगायत वेगळे लढत आहेत, जैन वेगळे लढत आहेत. तेव्हा सर्व लोकांवर अन्याय होतो आणि अन्यायाच्या विरोधामध्ये सर्वचे सर्व लोक लढत आहेत, पण एकट्यामध्ये लढत आहेत. एकट्यामध्ये लढत आहेत म्हणून त्यांना यश मिळत नाही. खरं कारण हे आहे, यश का मिळत नाही तर एकट्यामध्ये लढत आहेत म्हणून यश मिळत नाही. मग यश जर मिळवायचं असेल तर ह्या सर्व लोकांना एकत्रित करण्याशिवाय काही पर्याय नाही. म्हणून आम्ही असा निर्णय घेतला की यासाठी देशभर हा प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. म्हणून परिवर्तन यात्रेमध्ये मी मागच्या वेळी विस्तारामध्ये समजावून सांगितलं होतं की एका तालुक्यामध्ये जर आपण मायक्रो लेवलच्या संघटना, स्मॉल लेवलच्या संघटना, मध्यम लेवलच्या संघटना आणि मोठ्या लेवलच्या संघटना, सर्व प्रकारच्या संघटना ज्या आहेत त्या कमीत कमी 50 आणि मॅक्झिमम 100 जर गोळा केल्या तर देशामध्ये 5000 तालुके आहेत. 5000 × 50 बराबर 2.5 लाख, 5000 × 100 बराबर 5 लाख. तर आपण कमीत कमी 2.5 लाख आणि मॅक्झिमम 5 लाख संघटना देशभरामध्ये एकत्रित करू शकतो. कारण मागच्या वेळेस मी अशा पद्धतीचा प्रयोग करण्याच्या बाबतीमध्ये समजून सांगितलं होतं. त्यावेळेस आमचेच्या माध्यमातून, भारत मुक्ती मोर्चाच्या माध्यमातून बहुजन क्रांती मोर्चा बनवण्यात आला. बहुजन क्रांती मोर्चा हे संघटन नसून हे विविध सामाजिक संघटना एकत्रित करण्याचा एक मंच आहे. आणि हा मंच समाजामध्ये या छोट्या छोट्या मायक्रो लेवलच्या, स्मॉल लेवलच्या, मध्यम लेवलच्या ज्या संघटना आहेत त्या लोकांना एकत्रित करण्याचा मंच आहे. कारण ते लोक एकट्यामध्ये लढतात तरीही त्यांना यश मिळत नाहीत, म्हणून एकत्रित लढाई लढलं पाहिजे. एकत्रित लढाई लढल्याशिवाय यश मिळवता येणार नाही. आणि म्हणून त्या सर्व लोकांना एकत्रित करण्याचं एक अभियान सुरू केलेलं आहे. 2024 पर्यंत 5 लाख संघटना एकत्रित करण्याचं एक अभियान आम्ही सुरू केलेलं आहे. मी मागच्या वेळेस उदाहरण दिलं होतं तुम्हाला. मी प्रयोग म्हणून वाशिम जिल्ह्यामध्ये मंगरुळपीरच्या लोकांना असं विचारलं की आम्ही तुम्हाला लहान लहान संघटना गोळा करायला सांगितलं होतं, तुम्ही किती संघटना गोळा केल्या?
त्यांनी सांगितलं 46 संघटना मंगरुळपीरमध्ये एकत्र केल्या तालुक्यामध्ये. मग मी पुढं मंगरुळपीरच्या पुढं कारंजा आहे, कारंजा लाड आहे, त्या ठिकाणी गेलो. त्या ठिकाणच्या कार्यकर्त्यांना विचारलं का हो तुम्हाला आम्ही लहान संघटना एकत्र करायला सांगितल्या होत्या, किती संघटना एकत्र केल्यात? ते म्हटले आम्ही 56 संघटना एकत्र केलेल्या आहेत. याचा अर्थ असा की हे असं केलं जाऊ शकते, आणि असं जर केलं जाऊ शकते तर मामसे भारत मुक्ती मोर्चा नावाचं जे संघटन आहे, जे बहुजन क्रांती मोर्चाच्या पाठीमागे समर्थन देण्यासाठी उभं आहे, आणि त्याच्या शाखा 31 राज्यातील 539 जिल्ह्यामध्ये कार्यरत आहेत. मग यांच्या माध्यमातून जर संपूर्ण देशामध्ये बहुजन क्रांती मोर्चाचा जो मंच आहे, या माध्यमातून ज्या छोट्या छोट्या संघटना, सामाजिक संघटना जर आपण एकत्रित केल्या तर 2024 पर्यंत कमीत कमी 2.5 लाख आणि मॅक्झिमम 5 लाख संघटना एकत्रित करू शकतो. आणि त्यामध्ये 10 ॲव्हरेज कार्यकर्ते जर गृहीत धरले तर 50 लाख कार्यकर्ते आपल्याला एकत्रित करता येऊ शकतात. आणि 50 लाख कार्यकर्ते जर आपण एकत्रित केले तर आपल्याला कमीत कमी 5 कोटी लोकांना सर्वसाधारणपणे एकत्रित करणं शक्य होईल. आणि असं जर आपण करू शकलो तर या देशामध्ये या आंदोलनाला जन आंदोलनामध्ये रूपांतरित करण्यामध्ये आपल्याला यश मिळवता येईल. आणि असं जर केलं तर आपण या देशामध्ये जन आंदोलन जर उभं केलं तर ब्राह्मणांनी जे ब्राह्मण राज्य आमच्यावर थोपवलेलं आहे आणि संपूर्ण बहुजन समाजाला जे गुलाम बनवून टाकलेलं आहे, घटनेने जरी आम्हाला अधिकार दिले असले तरी ब्राह्मण राज्य ब्राह्मणांनी स्थापित केल्यामुळे ते कुठलेही अधिकार आम्हाला द्यायला तयार नाही आहे. म्हणून हे ब्राह्मण राज्य संपवण्यासाठी आपल्या समोर एक मार्ग आहे, तो मार्ग म्हणजे जन आंदोलन उभं केलं पाहिजे. त्यासाठी या लहान लहान संघटना एकत्रित केल्या पाहिजेत. आणि या लहान लहान संघटना जर आपण एकत्रित केल्या तर आपल्याला फार मोठी ताकद या देशामध्ये निर्माण करता येईल. अशा प्रकारची ताकद निर्माण करण्यासाठी औरंगाबादमध्ये सुद्धा औरंगाबादच्या कार्यकर्त्यांना सांगण्यात आलेलं आहे, आणि त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी अनेक संघटना एकत्रित केलेल्या आहेत. येत्या कालावधीमध्ये या संघटनांची संख्या सातत्यानं वाढत जाईल अशी आशा आहे. आणि देशामध्ये 2024 पर्यंत 5 लाख संघटना एकत्रित करण्याच्या अभियानावर आम्ही काम करत आहोत. तेव्हा यामध्ये सुद्धा यश आल्याशिवाय राहणार नाही. तेव्हा या कामामध्ये आपण जर सहकार्य केलं तर माझा असा विश्वास आहे की या देशामध्ये आपल्याला आपल्या मुक्तीसाठी, आपल्या स्वातंत्र्यासाठी आपल्याला या देशामध्ये जन आंदोलन निर्माण करणं शक्य होईल. या आंदोलनामध्ये आपण सहकार्य द्याल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आपण माझं म्हणणं ऐकून घेतलं त्याबद्दल धन्यवाद देतो. धन्यवाद.